हेलो एवरीवन। आज क्लास 10th चैप्टर 1 जो बचा हुआ पार्ट है वो आज पूरा करते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है वो सब चीज़ें हम आज देखेंगे। जो मैंने पिछले 2 वीडियो में बताई थी आपको, वो सब चीज़ें हम आज थोड़ा मोटे मोटे तौर पर उसका डिफरेंस देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या क्या डिफरेंस है। तो जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है राज्यसभा व लोकसभा में अंतर, ये हमारी हेडिंग है। और उससे नीचे जो ये पॉइंट हैं 1 से लेकर 10 तक, इनके आधार पर हम डिफरेंसेस करेंगे। जो ऊपर लिखा हुआ LS यानी कि लोकसभा और RS यानी कि राज्यसभा, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है। जहाँ पर भी LS मिले वहाँ पर लोकसभा, और जहाँ पर भी RS मिले उसे राज्यसभा बोलेंगे। तो जो पहला पॉइंट है सदस्यों की अधिकतम संख्या। सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है, मैंने बताया था लोकसभा में 552 होती है और राज्यसभा में 250 होती है। दूसरा पॉइंट है सदस्यों का निर्वाचन। सदस्यों का निर्वाचन मतलब किस तरह से होता है, लोकसभा में किस तरह से होता है, राज्यसभा में किस तरह से होता है। जो सदस्यों का निर्वाचन होता है लोकसभा में, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, यानी कि जब हम जनता मतलब अपने सदस्य को चुनती है डायरेक्ट मत देकर, वोट देकर, तो उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली यानी कि डायरेक्ट चुना जाता है। जो भी सांसद होता है उसे मतलब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली बोलते हैं। जैसे जनरल VK सिंह गाज़ियाबाद के सांसद हैं, ऐसे ही मतलब जो जिनको गाज़ियाबाद की जनता ने डायरेक्ट अपने मतों से उन्हें जिताया है, तो उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। और राज्यसभा में जो मतलब पद, मतलब राज्यसभा में जो भी निर्वाचित मतलब जो भी राज्यसभा में बैठते हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के तौर पर उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। वो हमारे मतलब हम नहीं चुनते हैं उनको, यानी कि जनता नहीं चुनती है उनको। जिन लोगों को हम चुनकर लोकसभा में बिठाते हैं वही लोग, या राज्यसभा मतलब जो भी लोगों को हम लोकसभा में या फिर राज्य सरकारों में बिठाते हैं चुनकर जनता द्वारा, वो लोग उन लोगों को राज्यसभा में चुनकर बिठाते हैं, जिसे हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बोलते हैं। जो तीसरा पॉइंट है प्रतिनिधित्व, यानी कि जो प्रतिनिधित्व होता है लोकसभा का, जैसे लोकसभा में सांसद हैं गाज़ियाबाद के जनरल VK सिंह, उनका जो प्रतिनिधित्व है वो समस्त मतलब जो भी सांसद हैं वहाँ पर सदन में बैठे हुए हैं, लोकसभा के सदन में बैठे हुए हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं जनता का, ठीक है। और जो राज्यसभा में लोग बैठते हैं वो प्रतिनिधित्व करते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का। फोर्थ पॉइंट है कार्यकाल। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, ठीक है। सदन मतलब कौन सा सदन, किसको कौन सा सदन बोलते हैं। लोकसभा भारतीय संसद का निचला या निम्न सदन होता है। लोकसभा को हम निचला सदन या निम्न सदन बोलते हैं, और राज्यसभा को उच्च सदन भी बोला जाता है, ठीक है, जो कभी भी भंग नहीं होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है छठा पदाधिकारी। मतलब कि जो पदाधिकारी हैं लोकसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। राज्यसभा में 2 प्रमुख पदाधिकारी सभापति एवं उपसभापति होते हैं, यानी कि लोकसभा में जो मतलब लोकसभा की कार्यवाही को चलाते हैं वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। और राज्यसभा में जो उनकी कार्यवाही, जैसे एक क्लास में कोई टीचर होता है, जो टीचर अपना प्रोग्राम सेट करता है कि ऐसे पढ़ाना है, वो सब ऐसे याद कराना है, ऐसे लिखवाना है, ब्लैक बोर्ड पर ऐसे काम करवाना है, तो वो टीचर करता है। ऐसे ही इसका लोकसभा का अध्यक्ष होता है और राज्यसभा के उपाध्यक्ष होते हैं। ऐसे ही राज्यसभा में जो मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं वो सभापति होते हैं और उपसभापति बोला जाता है उनको, ठीक है। फिर पदाधिकारी का चुनाव कैसे होता है। लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव है लोकसभा के सदस्य द्वारा अपने में से ही किया जाता है। जैसे मान लो कि आपको मॉनिटर बनाना है किसी भी स्टूडेंट को अपनी क्लास में से, तो आप सबकी सहमति उसमें ली जाएगी, और ये जो सबसे ज़्यादा सहमत जिस नाम को कर देंगे वो उनका मतलब क्लास मॉनिटर बन जाएगा। ऐसे ही लोकसभा के जो अध्यक्ष का चुनाव होता है इसी आधार पर किया जाता है, ठीक है।
और फिर जो राज्यसभा के सभापति को संविधान में मतलब जो वो है राज्यसभा के सभापति का चुनाव नहीं होता, बल्कि देश का उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। कहने का मतलब ये है कि राज्यसभा में सभापति का चुनाव नहीं होता है। जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, ऐसे ही राज्यसभा में सभापति का चुनाव नहीं होता है, उनका चुनाव होता है हमारे उपराष्ट्रपति के तौर पर। जो हमारे देश में जो उपराष्ट्रपति हैं वही राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में वहाँ पर मतलब सभापति के रूप में राज्यसभा को संचालित करते हैं। ठीक है, ये इसमें अंतर है। ऐसे इसलिए मैंने जो 6th पॉइंट है राज्यसभा में सभापति प्लस उपसभापति। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा पदाधिकारी का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है, और सभापति मैंने कट का निशान इसलिए लगाया है क्योंकि सभापति का चुनाव नहीं होता है। और आगे लिखा है उपराष्ट्रपति, यानी कि उपराष्ट्रपति के तौर पर ही उनको सभापति का पद मिल जाता है। 8वां पॉइंट है सदन की संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक का मतलब ये होता है, मैंने भी बताया था पिछली क्लास में, कि जब एक प्रस्ताव है मतलब किसी भी प्रस्ताव लाया गया है और उसको मतलब कोई बिल है और उस पर कानून बनाना है। जैसे 3 तलाक का मुद्दा हुआ था, 3 तलाक का बिल आया था, तो कोई भी मतलब लोकसभा में तो पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। तो इसका क्या मतलब है कि भाई लेकिन अनिवार्य तो दोनों में है, मतलब दोनों ही सदनों से अनिवार्य होना जब पास होना ज़रूरी है तभी वो कानून बनेगा। लेकिन लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह है कि गतिरोध उत्पन्न हो गया दोनों सदनों में। इसलिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, यानी कि संयुक्त बैठक का मतलब होता है कि राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं वो मिलकर साथ बैठेंगे तब उसको पास करेंगे, न कि अलग अलग जाकर उसको पास किया जाएगा। इसलिए संयुक्त बैठक तो बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो ही करते हैं। ठीक है, और आगे मैंने राज्यसभा में उसको कट लगाया हुआ, यानी कि संविधान में उनकी मतलब राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं। जो 9th पॉइंट है धन विधेयक संबंधी अधिकार, जो कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो धन विधेयक जब भी पास होता है तो वो सबसे पहले लोकसभा में जाता है। 9th पॉइंट में मैंने लोकसभा में सबसे पहला पॉइंट यानी कि स्टेप 1 बताया है लोकसभा में, यानी कि सबसे पहले वो लोकसभा में ही मतलब प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्लस राज्यसभा, उसके बाद राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा को इसका 14 दिन का टाइम पीरियड होता है। 14 दिन के अंदर वो उस कानून में उस बिल में संशोधन भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, लेकिन उस संशोधन को मानना या ना मानना लोकसभा के हाथ में होता है। और 14 दिन के बाद ये लोकसभा द्वारा मतलब ये मान लिया जाता है कि वो कानून पास मतलब बिल पास हो गया है। ठीक है, आगे मैंने राज्यसभा में कट निशान लगाया हुआ है, यानी कि धन विधेयक को राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जाता है। ठीक है, 10वां पॉइंट है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव आपने सुना होगा कि कांग्रेस एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाई थी मोदी सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, जो भी हमारी केंद्रीय सरकार है। तो उसमें क्या बोला कि अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने मोदी सरकार से ये बोल दिया कि आप अपना बहुमत मतलब बताइए कि आप पर कितना बहुमत है। अगर बहुमत से कम आप पर वोट हैं लोक सदन में, अगर बहुमत आप पे नहीं है तो आपको सदन में सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं होता है अविश्वास प्रस्ताव में। तो कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को विपक्ष ही हमेशा अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आता है, वो भी किसके खिलाफ? मंत्रिपरिषद के खिलाफ। मंत्रिपरिषद मतलब कि जो भी सरकार के मंत्री होते हैं उनके खिलाफ लाया जाता है। अगर वो अविश्वास प्रस्ताव खत्म मतलब पास हो जाता है तो वो मंत्रिपरिषद खत्म हो जाती है। मंत्रिपरिषद खत्म होने का मतलब है कि सरकार गिर जाती है। तो ये सब लोकसभा के अंडर ही किया जाता है, ना कि राज्यसभा में। ठीक है, इसमें अगली हेडिंग है संसद में विधेयक पारित होने की प्रक्रिया। मतलब संसद में विधेयक
विधेयक का मतलब प्रस्ताव भी होता है, बिल भी होता है, जो बाद में जाके कानून बनता है। तो यहाँ पर विधेयक का मतलब यही है। तो संसद में विधेयक पारित होने की प्रक्रिया क्या है? मतलब जब भी एक प्रस्ताव या विधेयक या बिल, कोई कानून बनता है, तो वो कैसे बनाया जाता है, किन किन चीज़ों से उस बिल को गुजरना पड़ता है, कहाँ कहाँ पर इसकी चर्चा होती है, वो सब हम इसमें देखेंगे। जो मैंने ये आपको सामने लिखा हुआ है वाइट बोर्ड पर, ये हेडिंग है, मैं इसको एक्सप्लेन करता रहूँगा और आप ध्यान से सुनते रहिए। तो जो विधि निर्माण, अगर मैं पहले बात करूँ विधि निर्माण, विधि का मतलब भी बिल ही होता है। किसी भी विधि का निर्माण करना, वो कैसे कैसे होता है, इसमें ना क्या होता है कि विधि निर्माण में भी कुछ कानून, कुछ विषयों पर कानून संसद द्वारा बनाए जाते हैं, कुछ विषयों पर कुछ कानूनों को राज्यसभा द्वारा बनाया जाता है, कुछ कानूनों को संवर्ती मतलब कि अलग, मतलब दोनों के द्वारा बनाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो संघ सूची है, संघ सूची में वो सब्जेक्ट, वो विषय जो केंद्र सरकार जिन विषयों पर कानून को बना सकती हैं, वो 97 विषय हैं ऐसे जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक है। फिर अगली है समवर्ती सूची, यानी कि समवर्ती सूची में वो सब्जेक्ट यानी कि वो विषय लिखे हुए हैं 47, जिन पर राज्यसभा, जिन पर राज्य मतलब राज्य और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। ऐसे 47 विषय हैं जिन्हें, जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला है राज्य सूची। राज्य सूची में 66 ऐसे विषय हैं जिसमें केवल राज्य ही उन पर, मतलब उन विषयों पर कानून बना सकती है। अब इसमें अगर हम देखें तो अगर राज्यसभा चाहे कि भाई ये जो विषय है ये राष्ट्रहित में है, लेकिन वो विषय राज्य सूची में आता है, यानी कि राज्य के अधिकार में आता है, तो ऐसे में राज्यसभा में वो बिल पास किया जाता है कि भाई आप इस विषय पर केंद्र सरकार ही कानून बनाए, क्योंकि ये राष्ट्रहित में है, इसीलिए वो जो विषय है वो संघ सूची के अंतर्गत चला जाता है और केंद्र सरकार उस पर कानून बनाती है। अगर मतलब राष्ट्रहित में अगर कई कुछ भी हो, मतलब कि अगर केंद्र सरकार चाहे एक प्रस्ताव लाकर राज्यसभा के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पर कानून बना सकती है, ये संघ मतलब राज्य केंद्र सरकार की पावर होती है, लेकिन उसके लिए भी प्रस्ताव पास कराना अनिवार्य होता है। ठीक है। अगला जो विधि निर्माण प्रक्रिया, मतलब जो विधि है, मतलब कानून, बिल है या प्रस्ताव है या विधेयक है, उसको बनाने की प्रक्रिया, मतलब किस तरह से बनाया जाता है, कौन से कितने ऐसे मतलब विधि हैं, विधेयक हैं जिनको हम मतलब बना सकते हैं। साधारण विधेयक जिसे बोला जाता है, फिर धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक की नॉर्मली, जो कहने का मतलब यह है कि जो नॉर्मली होते हैं, जिनको राज्यसभा में या लोकसभा में दोनों में ही पहले प्रस्तुत किए जा सकते हैं, उन्हें साधारण विधेयक बोला जाता है। धन विधेयक, धन विधेयक का अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित मतलब प्रस्तुत किया जाता है सबसे पहले, और पारित भी वहीं होता है, राज्यसभा का इसमें नामात्र की मतलब भूमिका होती है। धन विधेयक ऐसे विधेयक हैं। उसके बाद संविधान संशोधन विधेयक, जब भी किसी संविधान में जो पहले से लिखा जा चुका है, उसमें जो पहले से लिखा जा चुका है उसमें क्या बदलाव लाना है, तो ऐसे भी कुछ विधेयक होते हैं जिन्हें संविधान संशोधन विधेयक, यानी संविधान मतलब संविधान में है, संशोधन मतलब बदलाव, विधेयक मतलब बिल, जो संविधान के अंतर्गत लिखा हुआ है उसको हमें बदलाव में लाना है, उसको मतलब बदलना है, तो उस तरह का एक विधेयक लाया जाता है। ठीक है। अब आगे आता है कि कौन कौन से ऐसे चरण हैं जिन पर मतलब कोई भी विधेयक पास किया जाता है, तो शुरुआत कहाँ से होती है, उसके बाद कहाँ कहाँ को जाता है, और फाइनली कैसे वो बनता है। जो सबसे पहला है प्रस्तुतिकरण तथा प्रथमवाचक, यानी कि प्रथमवाचक मतलब पहला जो स्टेप है वो प्रस्तुतिकरण का है।
जब भी कोई भी प्रस्तुत मतलब किसी भी चीज़ को प्रस्तुत किया जाता है, जब भी किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है, चाहे लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, उसका सबसे पहले शीर्षक बताया जाता है कि वो उसका शीर्षक क्या है और उसका लाने का उद्देश्य क्या है। वो मतलब पहले स्टेप में किया जाता है। इसके बाद इस विधेयक जब उसका उद्देश्य और शीर्षक स्पष्ट हो जाता है तो उसको सरकारी बजट में, उस विधेयक को सरकारी बजट में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन में क्या है कि इसमें 3 स्टेप होते हैं। साधारण बहस की अवस्था, मतलब कि जब उसका शीर्षक और उद्देश्य पता चल जाता है उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि उस पर बहस की जाती है। कुछ टाइम पीरियड अध्यक्ष देते हैं, उस टाइम पीरियड के बाद उस विधेयक पर बहस की जाती है। बहस में क्या होता है ना कि इस अवस्था में विधेयक को सदन की परवर समिति अथवा दोनों सदन की संयुक्त समिति अथवा जनता के विचार प्राप्त करने हेतु सार्वजनिक कर दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब साधारण बहस होती है तो मतलब उस जो प्रस्ताव को परवर समिति में और संयुक्त समिति में भेज दिया जाता है और उस बहस को क्या बोलते हैं, उसमें आम जनता में रिलीज़ कर दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि लोकसभा टीवी चैनल आता है जिसमें बहस दिखाई जाती है कि भाई आज कभी कभी आपने समाचारों में भी देखा होगा कि वहाँ पर लोकसभा की बहस दिखाते हैं कि भाई ये नेता इस पक्ष में बोल रहे हैं, ये नेता इस पक्ष में बोल रहे हैं। तो वो सब बिल पर यानी कि कानून बनाने के का ही विधि होती है। दूसरी जो है साधारण बहस की अवस्था हो गई। दूसरे ही स्टेप में फिर आता है समिति अवस्था। मतलब जब बहस पूर्ण हो जाती है तो उस बहस के बाद क्या बोला जाता है कि उस पर फिर वो होता है, मतलब वोटिंग होती है कि इस मतलब प्रस्ताव को पास कर दिया जाए या किसी समिति की के थ्रू इस पर समीक्षा की जाए। तो वो किसी समिति के अंडर आ जाती है तो वो समिति उस पर फिर समीक्षा करती है। समिति मतलब जो मतलब अधिकारी होती हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वो उस पर समीक्षा करते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, मतलब इसके फीडबैक क्या मिलेगा इस चीज़ का, वो मतलब एनालाइज करते हैं। उसके बाद जब वो समिति अवस्था से पार हो जाता है प्रस्ताव, फिर विचार विमर्श के लिए दोबारा से ही सदन में लाया जाता है। ठीक है। जिस सदन में प्रस्तुत होता है उस सदन में ही दोबारा लाया जाता है। जैसे मान लो लोकसभा में ही दोबारा विचार विमर्श के लिए लाया गया है। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है दूसरे सदन। ठीक है। इसका मतलब यह है कि जब लोकसभा में विचार विमर्श के लिए दोबारा आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो पास हो जाता है लोकसभा में, फिर दूसरा सदन यानी कि राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में पहले है तो फिर लोकसभा में जाता है। तो ये होता है। तो इसमें लिखा है मैंने तीसरे वाचन में कि दूसरे सदन में विधेयक, यानी कि दूसरे सदन में अगर कोई भी लोकसभा या राज्यसभा में दूसरे सदन में किसी में जाता है तो उसमें सेम प्रक्रिया होती है, ऐसे जैसे मैंने ऊपर आपको बताया है कि फर्स्ट वाचन ये होता है, द्वितीय वाचन ये होता है, तृतीय वाचन ये होता है। ठीक है। ये इसमें बताया गया है। दूसरे सदन में चला गया, देखो एक सदन में पास हो गया, दूसरे सदन में भी सेम प्रक्रिया होने के बाद पास हो जाता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा यानी कि दोनों सदनों यानी कि संसद में बिल पास हो जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति के पास वो बिल जाता है। ठीक है। ये मैं उस विधेयक की बात कर रहा हूँ जो धन विधेयक नहीं है। धन विधेयक का अलग मैटर है, उसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये धन विधेयक नहीं है। धन विधेयक से अलग और भी जितने भी विधेयक हैं उनकी बात यहाँ हो रही है। तो राष्ट्रपति की जो स्वीकृति है, तो अगला स्टेप दोनों सदनों से पास हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर राष्ट्रपति को उसमें कोई खामी लगती है बिल में या प्रस्ताव में या विधेयक में, तो वो उसे पुनर्विचार यानी कि दोबारा विचार करने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में जहाँ से वो पहले प्रस्तुत हुआ था वहाँ पर भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ टाइम पीरियड में या जो भी टाइम पीरियड मिलता है उनको, उस टाइम पीरियड में लोकसभा और राज्यसभा
उस विधेयक को जो उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस राष्ट्रपति ने भेज दिया था, उस विधेयक को अगर लोकसभा और राज्यसभा दोबारा से पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं तो राष्ट्रपति उसे पास करने के लिए बाध्यकारी हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास फिर दोबारा कोई चॉइस नहीं रहती है, वो उसमें जो राष्ट्रपति की ये वीटो पावर होती हैं वो सब हम आगे पढ़ेंगे कि वो मतलब ये वीटो पावर क्या हो, इसकी जो पॉकेट पावर, ये वीटो पावर ये है, ये सब क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं तो उसके बाद लोकसभा राज्यसभा दोबारा से राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। तो इसमें मैंने लिखा दोबारा बाई संसद, यानी कि दोबारा संसद के द्वारा अगर राष्ट्रपति पर भेज दिया जाता है तो राष्ट्रपति बाध्यकारी हो जाता है उसको पास करने के लिए। और जब राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं तो फाइनली वो बिल कानून बन जाता है। ठीक है, ये हमारे कानून बनाने की प्रक्रिया संसद के अंदर होती है। क्योंकि मैंने सबसे पहली वीडियो में आपको बताया था कि जो संसद के 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इनके बिना कोई कानून नहीं बन सकता। ये लाइन मैंने वहाँ पर बोली थी सबसे स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग वीडियो में यही बात मैंने बोली थी। और यही बात मैं भी बोल रहा हूँ कि जो भी मैंने विधि बताई है, जो भी विधेयक बनाने की बताई गई है, उसमें लोकसभा का भी हाथ होता है, राज्यसभा का भी हाथ होता है और राष्ट्रपति का भी हाथ होता है। इसलिए इन तीनों को संसद का पार्ट माना जाता है, इनके बिना कोई कानून नहीं बन सकता। ठीक है, और अगर आपको इस तरह से पढ़ाने में मतलब ज़्यादा समझ में आ रहा है तो मैं ऐसे भी पढ़ा दूंगा आपको, और जो पहले इसकी वीडियो में वैसे समझ में आ रहा है तो आपके वैसे भी मैं पढ़ा दूंगा। जैसे भी आपको समझ आए ऐसे आप व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसे पढ़ाना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।